समझ रहे हैं? यूपीएससी का क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है, इसलिए समझने की कोशिश करिए कि यूपीएससी का क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए कि द मेजरिंग यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब यूपीएससी फिर ये पूछेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अच्छा, अभी आगे आएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, लेकिन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आप लोगों को जनरली पता है क्या होता है? मतलब अभी आपके आगे आएगा, मतलब मैं बताऊंगा आगे, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट आपके अगले चैप्टर में है आगे, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है ना, उसके अंदर है। तो जरा लेकिन आपको पता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है? डू यू हैव एनी आइडिया, किसी को भी? अरे यार, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, अच्छा, अर्थ ओवरशूट डे वगैरह मनाते हैं, ये तो सुना होगा, अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। ये सुना है कभी न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा है कि अर्थ ओवरशूट डे मना रहे हैं? हम्म, सुना है? अच्छा देखो, मैंने आपको दिया है, जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें दिया 12,000 रुपए खर्च करने के लिए और बोला 12 महीने में खर्च कर लेना, ठीक है ना? कितने महीने में? 12 महीने। और आपने अगस्त में ही 12,000 रुपए पूरे खर्च कर दिए, तो आपने क्या किया? ओवरशूट किया ना? यूटिलाइजेशन नहीं किया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया। वर्ड वर्ड प्रॉपर यूज करो। देख, क्या किया? ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया। तो ऐसे में जब कभी हम लोग ये करते हैं, यानी कि फुटप्रिंट क्या होता है? फुटप्रिंट का मतलब ये है कि हम कितना यूज कर रहे हैं, राइट? इकोलॉजी को हम मतलब इकोसिस्टम में जो भी चीजें, हम कितनी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, अर्थ का जो डिमांड है, मतलब हमारा स्टैंडर्डाइज डिमांड क्या है, हम कितना पर कैपिटा पर एक इंसान जो है वो कितना यूज कर रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। क्या बोलते हैं? सरफेस एरिया हो गया, या किसी मतलब सरफेस एरिया वगैरह कितना यूज़ कर रहे हैं ग्रेजिंग में, फिशिंग में, ग्राउंड कितना यूज़ कर रहे हैं, बिल्ट अप एरिया कितना यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डिमांड कितना हम कर रहे हैं, कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं, सारा मिलाकर ना मतलब हमारा जो है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। तो अगर और इसी तरीके से हम कितना मतलब यूज़ कर रहे हैं, यानी पूरा जो इन्वायरमेंट है उसको हम कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कितना यूज़ कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं क्या नाम है आपका? फुटप्रिंट। अब ये फुटप्रिंट जो है, ये मेजर किस में किया जाता है? इसको मेजर किया जाता है ग्लोबल हेक्टियर्स में। किस में मेजर करते हैं? ठीक है, ग्लोबल हेक्टियर्स में मेजर करते हैं। लेकिन ये होता क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड, ठीक है, क्या है? ह्यूमन डिमांड ऑन द अर्थ्स इकोसिस्टम। इट इज स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज दैट मे बी कंपेयर विद द प्लैनेट्स इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रिजनरेट। अब मैंने बोला तो है कि भाई आप रिजनरेट करने में मान लो वो जैसे वो ना कि आपकी आमदनी जो है वो जो है वो साल की 12,000 रुपए है, और आप 8 महीने में 12,000 रुपए खर्च कर देते हो, तो फिर आप क्या करोगे? आपने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया, तो अब ये कहाँ ले जाएगा आपको? तबाही की तरफ ले जाएगा, नहीं ले जाएगा? है भाई? हाँ, तो ये इट कैन बी डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एरिया रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर द एवरीथिंग पीपल नीड फॉर सस्टेन देयर लाइफ। जो कुछ भी जरूरत है बायोलॉजिकली, मतलब प्रोडक्टिव एरिया, जितनी भी जरूरत है, किस चीज के लिए जरूरत है? फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल के लिए, वुड के लिए, फाइबर के लिए, या क्या नाम है आपका, इसके अलावा जो है आपका फॉसिल फ्यूल के लिए, ठीक है, ये सारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के लिए, यानी ये तो इसको हम मेजर करते हैं। इसकी यूनिट है ग्लोबल हेक्टियर्स, इसको याद रखिएगा, ग्लोबल हेक्टियर्स इसकी यूनिट है। इकोलॉजिकल फिटप्रिंट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इकोलॉजिकल फिटप्रिंट से क्वेश्चन भी आता रहता है। हम अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिए, ठीक है, मैं आपको एक चांस दे रहा हूँ। यू इफ यू हैव मोबाइल यू कैन सर्च ऑन गूगल। मुझे बताइए अर्थ ओवरशूट डे कौन से दिन मनाया जाता है? एंड आई एम श्योर यू वॉन्ट बी एबल टू आंसर। अगर आप दे ले जाते हैं तो इसका मतलब आप ब्रिलियंट हैं। चलिए देखते हैं, बताओ। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट स्टिल गूगल, मैं बोल रहा हूँ, आंसर करना मुश्किल हो गूगल के लिए। बताओ जरा, अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, बताओ। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये बताओ कि क्या नाम है, 2022 में जो है 28 जुलाई को दिखाया है।
है ना? तो ये कैसे? ये चेंज कैसे हो जाता है? और क्या नाम है आपका 2000 जैसे अर्थ ओवरशूट डे जो है वो 27 जुलाई को इस बार मनाया जाएगा, 2023 में 27 जुलाई को मनाया जाएगा ना? और 2024 में ये 25 जुलाई को मनाया जाएगा। वो 24 में 25 जुलाई को और 2025 में 24 जुलाई को मनाया जाएगा। पहले ही डिसाइडेड है, थर्सडे को मनाया जाएगा। तो बताओ क्यों क्यों ऐसा है कि ये चेंज क्यों हो रहा है? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ मतलब चेंज क्यों हो रहा है? यस, यानी कि मैंने कहा कि आपने 8 महीने में खा लिया। पहले पता है अगस्त में मनाया जाता था, आपको पता है ये बात? पहले जब हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तब ये अगस्त में मनाया जाता था। यानी आपका बजट जो है वो गड़बड़ होता जा रहा है। मतलब पहले आप अगस्त तक चला ले जाते थे। सोच रहे हैं आप? जनवरी से शुरू करके अगस्त तक ले जाते थे। अभी जुलाई में ही खत्म कर दे रहे हो। अगस्त तक पहुँच नहीं पा रहे हो। ठीक है ना? कुछ दिन बाद जून तक ही खत्म कर दोगे। यानी 6 महीने में, 7 महीने में खत्म कर दोगे। यानी जितना आपको बजट मिल रहा है, जो भी मतलब आपका ये है कि भई आपको इतना यूज़ करना चाहिए ताकि एनवायरनमेंट अपने आप को रीजनरेट कर सके। जैसे कि भई आप उतना ही खर्च करो ना जितना पैदा हो जाए। है कि नहीं है? अब आपने क्या किया कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, आप क्या कर रहे हो कि जो बजट आपको मिला था 12 महीने के लिए, दिसंबर तक के लिए, उसको आप कब खत्म कर दे रहे हो? आपने दिसंबर में पहले पहले अगस्त में खत्म कर देते थे, तो अगस्त में भी ऐसे ही दे घटता गया। अब देखो ये घट रहा है। हम लोग जितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम कंज़र्व कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, तो हम ये है कि हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। देखो जुलाई 28 को किया, फिर 1 दिन और घट गया, फिर सीधे 2 दिन घट रहा है, फिर ये और ये एस्टिमेट किया जाता है कि कितने मतलब इस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन होगी, वो कितना यूज़ करेगी एनवायरनमेंट को, उसके हिसाब से कितने दिन में वो पूरा एस्टिमेट होता है। 365 दिन का हिसाब लगाया जाता है कि 365 दिन है, 1 दिन में कितना यूज़ हो रहा है, उसके हिसाब से कितने दिन में जितने नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना, कोई मुश्किल नहीं है। इतने नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं भाई, मान लीजिए आपके पास 300, आपके पास मुश्किल से 200 रिसोर्सेज हैं, 364 दिन है, और आपका जो कैपेसिटी है वो एक दिन में डेढ़ डेढ़ रिसोर्स यूज कर दे रहे हो, या 364 ही मान लो रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप एक दिन में डेढ़ रिसोर्स यूज कर रहे हो, यानी ₹1.5 यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है 364 और 65 दिन तो नहीं चला पाओगे ना, कि चला पाओगे? हैं? तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई अगर मान लो कोई बंदा ₹1.5 डेली खर्च कर रहा है, तो कितने दिन चलेगा 365 रुपए? तो आपने बताया कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, कि ये तो क्या नाम है, इतने दिन ही चलेगा, मान लो कि जुलाई तक ही चलेगा, या क्या नाम है, जून तक ही चलेगा। तो फिर इस हिसाब से हम निकाल लेते हैं, और उसके हिसाब से जितनी तारीख को आता है उतनी तारीख को हम अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं। क्लियर है? अब ये 2 टर्म आप नोट कर लीजिए। एक तो आप ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, ठीक है? दैट विल डिस्कस लेटर ऑन इन द नेक्स्ट चैप्टर एज़ वेल, बट अभी भी कर लीजिए। अर्थ ओवरशूट डे भी आएगा, लेकिन ओवरशूट को भी मैं यहीं आप कर लीजिए, क्योंकि बात हो गई है तो मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा। ठीक है? ओवरशूट डे क्यों मनाया जाता है? हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट निकालते हैं पहले, और उस फुटप्रिंट के हिसाब से फिर ओवरशूट निकालते हैं, और ओवरशूट डे फिर इस हिसाब से मनाते हैं। क्लियर है? ओके? आपको इन दोनों के ऊपर नोट्स लिखने हैं। मतलब ये लिखना है कि अर्थ ओवरशूट डे जो है वो कौन मनाता है, ठीक है? या क्या नाम है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, जैसे इसमें है ना कि यूनिट क्या है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की यूनिट क्या है? बोलो भाई। ग्लोबल हेक्टेयर, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, प्लीज कीप इन माइंड। ठीक है? और अर्थ ओवरशूट डे कंट्री वाइज हम लोग लेते हैं। और अच्छा, अर्थ ओवरशूट डे आपको पता है कौन मिलाता है, क्या नाम है, ओवरशूट डे कौन मनाता है? ध्यान रखिएगा, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क होता है, ठीक है? ओके? वो चलाता है, वो बनाता है। तो क्या नाम है आपका, फुटप्रिंट नेटवर्क है, ठीक है? तो वो चलाता है, और ये अलग अलग कंट्रीज का भी निकालता है, कंट्री वाइज भी निकालता है कि कौन सी कंट्री को कितनी तारीख को मनाना चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है ना? कंट्री वाइज भी ये निकालता है ओवरशूट का, पता है? कुछ लोग तो अप्रैल में ही खत्म किए ले रहे हैं, कुछ लोग फरवरी में खत्म किए ले रहे हैं, जो उनके रिसोर्सेज अपने रिसोर्सेज हैं, फिर वो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं।
पता है ना आपको? कंट्री वाइज आप ओवरशूट निकालेंगे ना तो अलग अलग आएगा, हर कंट्री का अलग अलग आएगा। सबसे पहले अपना कतर खत्म कर लेता है 2022 के अकॉर्डिंग। देखो कतर ने सबसे पहले खत्म किया अपना, फरवरी में, 10 फरवरी को ही मनाई ले रहा है। देख रहे हैं 2022 का डेटा देखिए आप। कंट्री कंट्री ओवरशूट डे 2022, ये देखिए 23 देखिए। देख रहे हैं आप? अच्छा, इंडिया इंडिया कब खत्म कर रहा है? इंडिया का पता है? तो इसको अब देख लीजिएगा एक बार, मतलब कंट्री वाइज भी एक बार देख लीजिएगा लिस्ट। मतलब इसका जो है बेसिकली बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, कंट्री वाइज भी निकालते हैं कि अब कौन सी कंट्री कितना यूज कर रही है। तो यानी ओवर बर्डन कितना, अर्थ जो है कितना ओवर बर्डन है, कितने दिन में जो है ये खत्म कर लेते हैं। जनवरी में फुल आप चार्ज है और दिसंबर तक आते आते आपकी बैटरी खत्म, यहाँ तक कि अगस्त अगस्त से पहले ही खत्म। ठीक है, जुलाई तक बैटरी खत्म हो जाती है। अब तो जुलाई तक खत्म हो रही है, पहले अगस्त तक खत्म होती थी। तो ये अर्थ ओवरशूट डे इस तरह से मनाते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए? बोलो भाई। तो ये देखें आप, ऐसा है कि ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि क्वेश्चन पे बेस्ड हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, डीप इकोलॉजी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी, और अर्थ ओवरशूट डे या अर्थ ओवरशूट, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे नोट्स लिख लेने हैं। इसके बाद फिर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ अ पर्सन कॉल्ड। क्या कह रहा है कि द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड। क्या आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया यार। एक जिंदगी जीने के लिए कंप्लीट एरिया को क्या जरूरत है? तो बहुत तो आसान है। एरिया, एरिया की रिक्वायरमेंट कितना वो यूज करेगा, क्या कहेंगे उसको? अभी तो बताया आपका, ग्लोबल हेक्टियर, हेक्टियर मतलब एरिया, हेक्टियर का मेजर होता है एरिया। तो जब भी एरिया की बात आएगी तो बायोटा हो नहीं सकता, बायोम हो नहीं सकता, नीच हो नहीं सकता क्योंकि नीच में फंक्शनल यूनिट भी आता है। तो ये हो जाएगा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। आसान है, यूपीपीसीएस 2012 में। ठीक है ना? देखो इसके जो क्वेश्चन है, मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड उस इट्स इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये भी एक क्वेश्चन है क्योंकि इसका यूनिट से याद रखिए, ग्लोबल हेक्टेयर में मेजर होता है। और ये अर्थ का कितना वो डिमांड करता है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट कितना वो डिमांड कर रहा है, उसमें वो सारी चीजें करेगा। जो भी चीजें यूज करना है, लैंड पे रहेगा तो बहुत सी चीजें यूज करेगा, तो वो सब कुछ आ जाता है। बट वो जो मेजर करते हैं हम कि एक हेक्टेयर में रिसोर्सेज भी तो होते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ लैंड की बात यहाँ नहीं होती, ये लैंड विद रिसोर्सेज भी हैं। तो इसलिए अगर मतलब दिमाग में कोई कंफ्यूजन आ जाएगा यार फुटप्रिंट में तो वो यूज करेगा, सिर्फ जमीन रहेगा थोड़ी ना। तो वहां पे उस एरिया में रिसोर्सेज भी तो हैं, तो उन रिसोर्सेज को यूज करेगा, तो उसके हिसाब से मेजर किया जाता है। वेरी गेटिंग? ठीक है। उसके बाद में फिर आपका 2012 में एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद में सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ये भी एक क्वेश्चन है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 के अंदर पूछा हुआ है, यूपीएससी के अंदर 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ये बड़ा न्यूज में था, बड़ा सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इट इज मेजर इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ। ये किसका मॉनेटरी वैल्यू होता है? सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। आप लोगों ने कीटो प्रोटोकॉल सुना होगा, कीटो प्रोटोकॉल सुना है? सुना है कीटो प्रोटोकॉल? तो जो कीटो प्रोटोकॉल था ना, उसमें उसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के लिए हुआ था। उसी में एक बात आई थी, कार्बन टैक्स। क्या आया था? कार्बन टैक्स।
और उसके अंदर कार्बन क्रेडिट की बात आई थी। उसमें यह था कि कार्बन क्रेडिट दिया जाए कि कितना आप मतलब कार्बन इमिट कर सकते हो, आपको परमिशन दिया जाए। अभी मैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और आगे इसकी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वगैरह हैं उनकी बात करेंगे, ये अगला चैप्टर का एक्चुअल में क्वेश्चन है, बट ये यहाँ पे दे दिया है तो हम देख लेते हैं, एड्रेस कर ही ले रहे हैं। बट अगला जो चैप्टर है वो आपको समझने में आसानी होगी कि ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ये सारा कॉन्सेप्ट जो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन और ये सारा जो निकला है वो एक्चुअल में कीटो प्रोटोकॉल, कार्बन क्रेडिट, कार्बन उसी से निकला है सारा। तो ये वो आसान सा है कि मतलब जितना इमिशन कार्बन के टर्म में होता है ना, उसी से लेकर ये बात की जाती है। तो लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय द टन्स ऑफ कार्बन CO2 इमिशन इन द गिवन ईयर, कि मतलब सोशल कॉस्ट क्या पड़ेगा कार्बन का, कार्बन इमिशन से ही रिलेटेड है। ठीक है। उसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ फसल फिल फॉर कंट्री टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सिटीजन बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ देयर फ्यूल्स, और एफर्ट पुट बाय द क्लाइमेट रिफ्यूजीज टू अडॉप्ट टू लाइफ इन द न्यू प्लेस, बकवासी बात कर रहा है। उसके बाद में कंट्रीब्यूट एन इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द प्लेनेट अर्थ, ये भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन टू द कार्बन फुटप्रिंट ऑन द प्लेनेट अर्थ। तो यहाँ पे ये बात थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन ये सोशल कॉस्ट की क्योंकि बात कर रहा है तो इंडिविजुअल की बात यहाँ नहीं आएगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म डैमेज जो करेगा, सोशल कॉस्ट का मतलब लॉन्ग टर्म में जो कॉस्ट पड़ेगी, कार्बन जो मतलब 1 टन कार्बन होगा, यानी कोई कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो एक इमिशन करने पर 1 टन अगर इमिशन करता है तो कितना डैमेज करेगा, लॉन्ग टर्म डैमेज करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन एक टर्म लिख लीजिएगा और इसको भी आप लोग डिफाइन कर लीजिएगा कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, CSCO कहते हैं इसको, CO2, ये एडिटोरियल में हिंदू में काफी आया था उस ईयर में, इज मेजर इन मॉनेटरी वैल्यू, दिस इज अ मॉनेटरी वैल्यू। देखो कार्बन क्रेडिट इज ऑल्सो अ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, ऑफ द लॉन्ग टर्म, ठीक है, long term damage done by the a ton of carbon dioxide emission in a given year. So EPA, environment protection agencies and other federal agencies use estimate of the social cost of carbon to evaluate the climate impact ऑफ द रूल मेकिंग। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो अगला चैप्टर मैंने बताया उसमें वही है कि क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सबको मेजर करने की ये सब यूनिट्स होती हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो लेकिन आपको फिलहाल ये जान लीजिए कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन जो होता है वो क्या चीज़ होती है, कि 1 टन अगर कार्बन इमिशन हो रहा है तो उससे लॉन्ग टर्म में क्या डैमेज होगा। क्लियर है? अब इसमें 5 ही क्वेश्चन है, एड्रेस कर लेते हैं। रीड द लिस्ट ऑफ द इकोलॉजिकल कंसर्न ऑफ द ईयर इन विच दे वर एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। कौन से ईयर में कौन सा हुआ है, ये क्वेश्चन अभी मैंने पूछ ही लिया है, पूछा है ना ये। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यूपी ये अच्छा RAS में आया हुआ है। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। और आपको पता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है, बताओ। अभी तो बताया। तो एक ही उसमें दे रखा है, मतलब जो बी है उसका 1 है। तो आंसर आपको सिर्फ ये लगाना चाहिए बी, क्यों, लेकिन ये क्वेश्चन गलत था क्योंकि बाकी चीज़ें सही नहीं दे रखी थी, क्योंकि उसने कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं था, कि मतलब आंसर की में सही नहीं आई थी, बट क्वेश्चन ठीक है, आप समझ जाएंगे क्या कौन सा था। कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है। कहाँ चला गया भैया, मैंने बहुत तेज खींच दिया ना गलती से। हम्म। बायोडाइवर्सिटी चला गया है तो हो गई है। इधर साइड में हाथ लग गया, अच्छा।
हाँ, तो ये वाला इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन वाला देखिए, क्या नाम है आपका, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, तो एक ही दिया था लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर गलत था, तो यहाँ पे दे दिया है। देखिए आपका जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो अब वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया है, और फॉरेस्ट ड्वेलर राइट जो है 2006 में आया है। उसके अलावा फॉरेस्ट एक्ट 1980 में आया है। तो ऑप्शन कोई भी करेक्टली मैच नहीं कर रहा था क्योंकि इन्होंने गलत गलत ऑप्शन दे रखा है। देखो ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो ऐसे कई कई बार आरजीएस वगैरह आरटीजीएस ये सब कर देते हैं, ये राजस्थान वगैरह, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन जल्दी नहीं देखता हूँ लोगों के। उसके बाद आईएएस प्री 2012 के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आया था ये क्वेश्चन, जब जिन लोगों ने पढ़ रखा था उनके लिए बड़ा आसान था, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, provisioning, supporting, regulating, preserving and culture. Which of the following is supporting the services? बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ जरा फटाक से बताओ तो। 2012 में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन है, समझ में आया? मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, जैसे प्रोविजनिंग करना है, सपोर्ट करना है, रेगुलेटिंग है, प्रिजर्विंग है, कल्चर करना है। तो ये कौन सा सपोर्टिंग सपोर्टिंग सर्विस कौन सा होता है, कौन सपोर्ट करता है सर्विस को? ठीक है, सपोर्टिंग तो न्यूट्रिएंट साइकिल, क्रॉप पॉलिनेशन, ये सब सपोर्टिंग एलिमेंट है जो इस सबको करेंगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2010, मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग 5 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। 5 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज उन्होंने दिया है, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, सपोर्टिंग, कल्चरल सर्विसेज एंड प्रिजर्विंग। ये जो इन्होंने दिया है इसमें इन्होंने क्या दिया है कि ये चीज़ें जो है ये सपोर्ट सर्विस कहा जाता है इसको, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में सपोर्ट सर्विस के तौर पर इसको कंसीडर किया जाता है। तो सपोर्ट सर्विस जो है वो डाइवर्सिटी वगैरह को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट सर्विस होता है, प्रोडक्शन, तो ये सारा, तो इसमें जो है एग्जाम्पल के लिए जो है फॉर्मेशन, रिटेंशन, न्यूट्रिशन साइकिल, क्रॉप पॉलिनेशन, वाटर साइकिल, ये पूरी जो सपोर्टिंग एलिमेंट होता है। प्रोडक्शन एक फाइनल प्रोडक्ट होता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ द फूड एंड क्या नाम है वाटर, ये कोई सपोर्टिंग एलिमेंट नहीं है। इसी तरह से कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द डिसीज या मेंटेनेंस ऑफ द डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी ओवरऑल एक मतलब टारगेट है, लेकिन न्यूट्रिएंट साइकिल और क्रॉप पॉलिनेशन ये सपोर्टिंग एलिमेंट के तौर पे काम करता है। तो ये सपोर्टिंग सर्विस के तौर पे काम करता है, और इसमें इन्होंने जो दिया हुआ है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट 2010 रिपोर्ट के अंदर जो डिस्क्राइब किया था इन्होंने, इन्होंने सपोर्टिंग सर्विस किसको कहते हैं, इनमें से कौन सा सपोर्टिंग सर्विस है वो बताना था। तो प्रिजर्विंग सर्विस अलग है, रेगुलेटिंग सर्विस अलग है, सपोर्टिंग सर्विस अलग है, कल्चरल सर्विस अलग है, प्रिजर्विंग सर्विस अलग है। तो यहाँ पे जो है सपोर्टिंग सर्विस के अंदर जो ऑप्शन है इसमें सबसे रेलेवेंट ऑप्शन जो है वो सी होता है, जो सपोर्टिंग सर्विस की तरफ काम कर रहा है। ये अभी आप देखेंगे, आगे मैं बात करूंगा। अगर आपको मतलब आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत आसान है, ये तो आपका वो उसी से पूछ लिया है जो आपका जो शंकर आईएएस है उसी के अंदर ये दे रखा है, ये मतलब फूड चेन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन जो है ये दे रखा है। तो ये बहुत आसान है, और ये तो 2014 में पूछा हुआ है, डायटोमिक्स, क्रेसेंट एंड देन हेरिंग्स। तो ये इकोसिस्टम एक वही दे ही रखा है, आप अगर देखोगे तो ये रटा रटाया एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दे रखा है फूड चेन के अंदर, शायद उसमें भी दे रखा है और वैसे भी कई जगहों पे ये एग्जाम्पल दे रखा होता है कि डाई आइटम्स हैं, उसके अलावा क्रेसेंटियंस टेसियंस हैं और हेरिंग्स हैं। ठीक है, अच्छा इसको सर्च करके आप इसका डायग्राम देख लीजिएगा क्या है ना, करेक्ट सीक्वेंस ये दे रखा है, ये मैरीन फूड चेन के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा आपके उसमें इसमें शंकराई इसमें भी दे रखा है। ठीक है, तो ये आसान चीज़ थी, रटाफिकेशन वाली चीज़ थी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द बायोनॉमिक्स, बायोनॉमिक्स के बारे में क्या ट्रू है, बायोनॉमिक्स किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बायोनॉमिक्स है, बायोनॉमिक्स के बाद में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द वाटर सिस्टम। ओके, उसके बाद में फिर है इकोसिस्टम, कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे, इकोसिस्टम जोन। अच्छा 4-6 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, तो टाइम तो हो गया है, कल इंशाल्लाह हम लोग इसको भी देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट होंगे 10-15 क्वेश्चन है, एक दिन और ले लेंगे क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें कुछ हैं हाई लेवल क्वेश्चन में, तो उसकी हम बात कर लेंगे कल इंशाल्लाह। तो कल भी मैं इसको देख लूँगा एक बार। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ जो है
क्रॉप वगैरह लगाया है, आपने कोई खेती वेती करनी शुरू की है, तो वो उसको खेती को अगर सपोर्ट करने के लिए जो है कोई चीज़ करता है, यानी कि यानी गेहूं पैदा करने के लिए या किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, जिसमें आपका सॉइल फॉर्मेशन हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, क्रॉप पॉलिनेशन हो गया, ये सब जो है क्या होंगे, सपोर्टिंग सर्विसेज होंगी, क्योंकि ये आपस में किसी प्रोडक्शन के लिए सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। तो इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा हुआ था 2012 के अंदर, यूपीएससी पूछता है कि ये बताइए कि मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट जो डिस्क्राइब करता है, मेजर कुछ कैटेगरीज उसने बताई हैं, जैसे प्रोविजनिंग बताई है, सपोर्टिंग बताई है, रेगुलेटिंग बताई है, कि जो कि इकोसिस्टम में सर्विस देता है, रेगुलेटिंग, और इसमें से सपोर्टिंग सर्विस कौन सा है। तो सपोर्टिंग सर्विस का आंसर है कि भाई न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और क्रॉप पॉलिनेशन जो है वो एक्चुअल में क्या है, सपोर्टिंग सर्विस है। बाकी मेंटेनेंस ऑफ द डाइवर्सिटी ये प्रिजर्विंग सर्विस हो जाएगा, या रेगुलेटिंग या प्रिजर्विंग में आ जाएगा। उसके अलावा मतलब कुछ उसका सेगमेंट जो है रेगुलेटिंग में भी आ सकता है। उसके अलावा कंट्रोल करना तो रेगुलेशन ही है, जाहिर सी बात है। और प्रोडक्शन किसी चीज़ का वो प्रोविजनिंग में आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रोविजनिंग मतलब कुछ चीज़ लाना, प्रोड्यूस करना, और एक होता है आपका क्या नाम है, प्रिजर्विंग, तो मतलब प्रोटेक्ट करना, रोकना किसी चीज़ को, तो उसको प्रोटेक्ट करने को प्रिजर्विंग कहते हैं। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। आई है कि नहीं आई है? तो ये यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, इसका बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। फिर इसके बाद में ये वाला मैंने बताया था करेक्ट सीक्वेंस, तो ये तो आपके बुक में ही दे रखा है, बुक का ही क्वेश्चन है कि डायटोमिक्स, क्रेस्टेशियंस और हेरिंग्स, ये इसका फूड चेन का एग्जाम, सिंपल सा एग्जांपल, ओशियन जो में जो मेरीन फूड चेन होता है उसका एग्जांपल पूछा हुआ था। फिर ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने छोड़ा था कि बायोनोमिक्स, बायोनोमिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। बायोनोमिक्स देखो, अच्छा, एक इकोनॉमिक्स की जैसे नोमिक्स में बदबू आती है किसकी, इकोनॉमी टाइप की, है ना? नहीं, या खुशबू कह लो। लेकिन ये हाँ, बायो मतलब बायोनॉमिक्स, नॉमिक्स का मतलब होता है, एक्चुअल में नॉमिक्स का मतलब होता है लॉ। नॉमिक्स जो होता है ना, बायो मतलब लाइफ और नॉमिक्स मतलब लॉ। एक्चुअली नॉमिक्स, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स, नॉमिक्स मिक्स, जो ये वर्ड है नॉमिक्स, उसका मतलब होता है लॉ, किसी चीज का लॉ, जैसे कि मार्केट का लॉ हो जाए, किसी और चीज का लॉ हो जाए, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट का आसपास का लॉ हो जाए। तो ये बायोनॉमिक्स मतलब लिविंग जो क्रिएचर है उनके लिए लॉ, ठीक है ना? दिस इज नॉट लाइक मैनेजमेंट ऑफ लाइफ इज नॉट बायोनॉमिक्स, ये बेसिकली एक्चुअल में इकोलॉजी है, लाइफ के लॉज। तो लाइफ के जो लॉज हैं, यानी कि जो इकोलॉजी है, वो आपको प्रोवाइड करती है कि वही है ना कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनी लिविंग क्रिएचर विद देयर एनवायरनमेंट इज इकोलॉजी। तो वही इकोलॉजी जो है वो एक्चुअल में सिनोनिम है किसका, बायोनॉमिक्स का। किसका सिनोनिम है? पहले हम बायोनॉमिक्स स्टार्ट किया हमने, उसको ही इकोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया कि इकोलॉजी एक सिनोनिम है किसका, बायोनॉमिक्स का, और ये बहुत यूज भी होता रहा है। इसमें क्या है कि ये इट स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम। ये जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो होगा ही। तो नोमोस जो है ये बेसिकली लॉ को कहते हैं, बायो मतलब लाइफ होता है, इसमें भी तो दिया हुआ है। और इसमें इन्होंने दे दिया है कि ओके ठीक है, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म विद द रिलेशन विद द एनवायरनमेंट, अनदर वे इज ऑफ एक्सप्रेसिंग इट। ओके, क्या कर दिया हमने, गलती से कहीं टच हो गया नहीं, चलो ठीक है, हो गया। ओके, तो आवाज आ रही है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, वन तो छोड़ दीजिए, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ की तो कोई बात यहाँ पे की नहीं है यार, कोई अध्यात्म अध्ययन तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, ना ही सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। तो मैनेजमेंट ऑफ लाइफ की तो कोई बात है नहीं, तो यहाँ पे बात हो जाएगी। एक तो बायोनोमिक्स, अगर कोई पूछता है कि क्या है, तो आप कहेंगे कि ये सिनोनिम है इकोलॉजी का, इकोलॉजी वो होती है। और जाहिर सी बात है भाई, नेचुरल जो सिस्टम है उसका हमारे ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो इकोलॉजी में हम पढ़ते ही हैं। तो बेसिकली दोनों बातें सही हो जाएगी, 2 और 3 इज राइट। ये यूपीडीए में आया हुआ है, एलडीए में, अच्छा एलडीए में आया हुआ है। ओबे यार, एलडीए में कभी कभी क्या नाम है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई साहब। अच्छा क्वेश्चन था ये एक्चुअली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, ये तो बहुत आसान है,
ये तो आप लोग मुझे बताएंगे, ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे होगे यार, ये इसमें तो यूपी पीसीएस मेंस में 2016 में आया हुआ है। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डेंसिटी ग्रेडियंट ऑफ द वाटर सिस्टम। देखो, इसको अगर आपको नहीं पता है कि डेंसिटी ग्रेडियंट, तो आप एक कर सकते हो, एलिमिनेशन कर सकते हो। आपको इकोलाइन तो पता ही होगा। हेलो हेलोक्लाइन तो मैंने पढ़ाया ही हुआ है, हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन ये दोनों मैंने पढ़ाया हुआ है। कब पढ़ाया हुआ है? जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन ये दोनों पढ़ाया हुआ है, इकोक्लाइन भी बताया हुआ है। लेकिन तो बेसिकली आपको सिर्फ क्या नाम है, एक आपने नहीं सुना होगा या कम सुना होगा। ठीक है, कौन सा? पाइक्नोक्लाइन। तो जो चीज ये तीनों का अगर पता है तो पाइक्नोक्लाइन भी आप कर सकते हो, है ना। तो वाटर की डेंसिटी को शो करता है पाइक्नोक्लाइन। और आपको पता है हेलो, हेलो मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था, याद करो। सॉल्ट का। याद है? सॉल्ट का कितना कंसेंट्रेशन है। और थर्मो मतलब टेम्परेचर, जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर कैसे वेरी करता है ना। तो ये वाला है। तो थर्मोक्लाइन जो है वो सैलिनिटी को बताएगा, थर्मोक्लाइन जो है वो क्या बताएगा, जो है आपका चेंज को बताएगा। और इकोक्लाइन आपको क्या बताता है? अच्छा, चलो चलो बताओ, इकोक्लाइन क्या बताता है। आंसर, क्वेश्चन आपका ये नहीं है कि ये पाइक्नोक्लाइन क्या है। पाइक्नोक्लाइन जो है डेंसिटी ऑफ वाटर ग्रेडियंट बताता है, लेकिन इकोक्लाइन क्या बताता है? बताओ भाई, इकोक्लाइन क्या बताता है? नाम से वैसे जाहिर है, लेकिन फिर भी आप इको क्या क्या बोल रहे हो? इकोसिस्टम में जो चेंजेस होते हैं, नाम से जाहिर होता है कि क्या है। तो हेलो मतलब क्या होता है? सैलिनिटी। थर्मो मतलब टेम्परेचर। ठीक है, इकोक्लाइन मतलब इकोसिस्टम में। और काइनोक्लाइन का मतलब क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर में, राइट। तो ये आसान था क्वेश्चन था, ये 2016 के अंदर जो है ये है, आया है। उसके बाद 2011 के, और ये 2011 में ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये अपवेलिंग मैंने पढ़ाया हुआ है, इसको सलमान पहले बताएगा, उसके बाद कोई और बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अपवेलिंग बताया है इन लोगों को जिन्होंने ज्योग्राफी की क्लास मुझसे ली है। और अगर नहीं बता पाए ना, तो आज पक्का बहुत पिटाई होगी। और 2011 में आया भी हुआ है, यानी ये मैंने क्वेश्चन भी हो सकता है क्लास में करवाया हो, अपवेलिंग कराते टाइम। अपवेलिंग डाउन वेलिंग पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, पहले बता दो। इस एकमैन स्पाइरल पढ़ाया है? वेरी गुड, चलो शाबाश। चलो, तुमने यार दिल नहीं तोड़ा मेरा, नहीं बड़ी तकलीफ हो जाती है मुझे। ठीक है। हाँ, नहीं ठीक है। न्यूट्रिएंट्स सरफेस पे आ जाते हैं, यही मेन चीज़ है उसकी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि विंड के इफेक्ट की वजह से एकमैन स्पाइरल बनता है। वो एक्चुअल में जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है उनको पता है। आप लोग टेंशन ना लीजिएगा। होता क्या है ना कि वो सरफेस का पानी जो है अलग हो जाता है, एकमैन स्पाइरल टाइप से बनता है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ेंगे। और उसमें सरफेस का पानी जब हट जाता है तो नीचे से न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है, और उसकी वजह से बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड वहाँ पे बनता है, तो उसको बोलते हैं अपवेलिंग। तो क्वेश्चन यह है कि इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मैरिन अपवेलिंग जोन आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मैरिन प्रोडक्टिविटी बाई ब्रिंगिंग द डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस। ऐसा कुछ नहीं होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस पे लाने का कोई कहानी नहीं है। न्यूट्रिएंट सरफेस आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। बॉटम डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, बॉटम डिवेलिंग ऑर्गेनिज्म की बात नहीं है, न्यूट्रिएंट रिच की बात है। तो यानी टू इज द आंसर, बाकी दोनों गलत है। बी इज द आंसर। ठीक है, तो ये अप वेलिंग डाउन वेलिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप लोग खुद समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि एकमैन स्पाइरल में ना आप घूम घूम के स्पाइरल हो जाएंगे। एकमैन स्पाइरल, वैसे आप लोगों को मैंने जो ओशियनोग्राफी का दिया है ना, ओशिनोलॉजी, उस स्लाइड में, जो स्लाइड मैंने भेजी है उसके अंदर लिखा भी हुआ है, अब वेलिंग डाउन वेलिंग बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन एकमैन स्पाइरल भी लिखा हुआ है, एकमैन ट्रांसपोर्ट भी लिखा हुआ है। बट यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, अपने आप से आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए ट्राई भी मत करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है उसका, क्योंकि उसमें थोड़ी सी साइंस समझनी पड़ती है कि एंगल कैसे बनेगा, किधर से उधर होगा, फिर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो नॉट नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, उसमें मैं जब बताऊंगा तब आप देख लीजिएगा। तो वेलिंग डाउन वेलिंग बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात आपको फायदा हो गया कि अप वेलिंग में न्यूट्रिएंट रिच वाटर ऊपर आता है, इतनी बात तो आपको पता है। और वहां पे बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है, और वो किसके लिए होता है? ओशियन का जो वाटर ऊपर वाला सरफेस का वाटर पुश हो जाता है, तो नीचे से न्यूट्रिएंट रिच वाटर, ठंडा वाटर ऊपर आता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड बनता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ध्यान से कर देंगे। और एकमैन स्पाइरल इससे रिलेटेड है, ये भी कर सकते हैं। एकमैन ट्रांसपोर्ट इससे रिलेटेड, ये भी बोल सकते हैं। तो इतनी बातें तो आपको वैसे ही पता चल गई। यहाँ पे तो लिखा भी नहीं हुआ है सब। ठीक है ना भाई। ये ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो जब मैं बोलूंगा ना कि मैंने बोला था याद करो, मैंने अपवेलिंग के बारे में बात की थी, तो आप कहोगे सर नहीं, हमें तो याद नहीं आ रहा, तो फिर मुझे गुस्सा आ जाएगा। बोलो, याद आएगा? रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई बात नहीं, तुम नहीं बोलो।
ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन के बारे में बात है। इको सेंसिटिव जोन होता है यानी जहाँ पे इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जोन होता है। इको सेंसिटिव जोन का कह रहा है कि उसके बारे में कौन सी बात सही है। तो इको सेंसिटिव जोन आर द एरिया दैट आर डिक्लेयर अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन 1972। नो माय डियर, इको सेंसिटिव जोन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर नहीं है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में है। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है। आई थिंक 1986, हाँ, इको सेंसिटिव जोन। तो ये वाला वन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसकी जगह पे अगर ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लिख देते तो ये बात सही हो जाती। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन। दूसरा, द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ, ये पागल है क्या, सारे काइंड ऑफ एक्टिविटी बंद कर देगा तो वहां पे जाएगा कौन, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर करने दोगे बाकी सब बंद कर दोगे, ऐसा नहीं है माय डियर। बहुत सारी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज हैं जिनको बंद किया जाता है और सभी लोगों को एग्रीकल्चर भी नहीं करने दिया जाता। कुछ कम्युनिटी वहां पे रहती है उनको करने दिया जाता है, कुछ एक्टिविटीज परमिटेड है, रिसर्च वगैरह परमिटेड है वहां पे, लेकिन एकेडमिक वर्क के लिए रिसर्च वगैरह परमिटेड है। तो ये एकदम ऑल एक्टिविटीज का अगर बात कह रहा है एग्रीकल्चर को छोड़कर, तो ये बात गलत है, ये भी बात गलत है। तो दोनों बातें गलत हो गई यहाँ पे, तो है कि नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को? है? अरे यार, इको सेंसिटिव जोन ही है तो क्या सब कुछ बंद कर दोगे? एक बार सोचो तो। और एग्रीकल्चर होगा तो कितनी सारी मशीनरी जाएगी, तो इतना ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर अलाउ कर सकते हो। मतलब दोनों से इलॉजिकल लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो ये बात तो सही नहीं है, इको सेंसिटिव जोन। तो पहले वाले में मान लो नॉलेज नहीं भी है तो भी ये हो जाएगा। 2014 में आया, यूपीएससी प्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था ये, कोई टफ नहीं था। दोनों गलत है, क्योंकि एक तो ये है, ये जब अभी पढ़ोगे ना आप, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ोगे 1986, तो वहां पे आपको पता चल ही जाएगा, अपने आप ही पता चल जाएगा कि यार ये जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है उसमें है, क्योंकि उसके उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। दूसरा आपका तो पहला इनकरेक्ट है। दूसरा, प्रोहिबिटी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि आप वहाँ पे टूरिज्म वगैरह नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर एयरक्राफ्ट या हॉट एयर बैलून ये सब चीज़ें मतलब वहाँ नहीं डाल सकते। वाटर बॉडीज का नेचुरल वाटर बॉडी को गंदा नहीं कर सकते, सॉलिड वेस्ट नहीं डाल सकते, ये सब प्रोहिबिटरी एक्टिविटीज होती है इको सेंसिटिव जोन की। दूसरा, वहाँ पे रेगुलेटरी वर्क होता है, जैसे कि फेलिंग ऑफ ट्रीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द होटल, ये सब रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं जो थोड़ा बहुत होती हैं, जिनका रेगुलेशन के साथ साथ होता है। और उसके अलावा जो परमिटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें से सिर्फ जो एग्रीकल्चर हो रहे हैं, हॉर्टिकल्चर ऑलरेडी पहले से हो रहे हैं, लोकल कम्युनिटीज जो वहाँ की आदिवासी वगैरह टाइप के लोग वहाँ रह रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, तो इस टाइप की चीज़ें अलाउड है। ग्रीन टेक्नोलॉजी अलाउड है, रिन्यूएबल एनर्जी अलाउड है, रिसर्च वर्क वगैरह भी थोड़ा बहुत अलाउड है। तो कुल मिलाकर ये दोनों बातें इनकरेक्ट हो जाती हैं, तो ये यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए, ये तो आसान था ना। अच्छा पहले तुम लोग क्या करो यार, पहले तुम बताया करो क्या आंसर है, फिर मैं बताऊंगा ना। ये कौन सी ईयर में आया हुआ है? यूपी आरओ में आया हुआ है, आरओ में क्या क्वेश्चन है जरा? कि रीजन और वे है विच वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। मजाक कर रहा है? इंटरडिपेंडेंट ही तो है, नॉट लगा दिया, देखो सारा खेल क्या। वेरियस कंपोनेंट एंड इकोसिस्टम आर इंटरडिपेंडेंट कर देता, सही हो जाता। नॉट लगा दिया, ऐसी बारीकियां ढूंढनी पड़ती हैं। अब तुम लोगों को वहां नॉट लगा के फंसा देगा, तो ये गलत हो गया ना? हैं? अरे वो छोड़ो तुम, उसको पढ़ो ही मत। ए फॉल्स हुआ। अब मुझे बताओ कौन सा आंसर है। सेकंड पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता चल गया ए फॉल्स है बस। तो कौन सा बताओ, कौन सा इसमें ए फॉल्स किस में आ रहा है? सिर्फ एक ही में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। आपको दूसरा स्टेटमेंट ना भी पता हो तो क्या आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को? अरे इजी है, मान लो उसमें टफ दे देता, उसमें बोल देता कि क्या नाम है, जो एग्जामिनर है उसके मामा का नाम क्या है, बताओ। ठीक है। तो आपको नहीं पता होता, जाहिर सी बात है। कहते नहीं, वो कहते नहीं कि इंटरव्यू में जो है, इंटरव्यूअर को अगर तुम्हें पास करना होगा तो बोलेगा तुम्हारे मामा का क्या नाम है, और अगर उसको फेल करना होगा तो बोलेगा मेरे मामा का क्या नाम है। ठीक है ना? तो बेसिकली ये होता है कि अगर वो ये भी पूछ ले कि मेरे मामा का नाम क्या है, तो मैं उसके मामा का नाम नहीं जानोगे तो भी आंसर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बताओ। हो जाएगा ना? देखो क्योंकि दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये सारी कहानी है। लेकिन ए फॉल्स कहीं नहीं बोल रहा है, सिर्फ ए को फॉल्स कहीं नहीं बोल रहा है सिवाय डी के। देख रहे हैं आप? तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन में। आ रही बात समझ में?
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार ये होता है कि 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से 2 स्टेटमेंट नहीं भी आते हैं तो भी 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि पहला सही नहीं है तो हो जाएगा। तो ऐसे भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होते हैं ये, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि सारे ऑप्शन पता हो तभी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। कई बार एक स्टेटमेंट है वही गलत है और उसने वही दे रखा है कि 1 इज फॉल्स, बाकी सबका कुछ कहानी है, तो 1 इज आप एकदम कंफर्म 100% कंफर्म कि 1 इज फॉल्स, ठीक है ना, तो उसको लगा दो, बात खत्म, जिसमें कंफर्म हो। बाकी चीजों की को पता नहीं है, उसको पता भी नहीं करना है आपको, क्योंकि एक ऑप्शन नहीं है 1 इज फॉल्स, ठीक है ना। दूसरा है कि ह्यूमन एक्टिविटी हैज हैव द इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो ही है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का, तो ये मेंस में आया। अच्छा, यूपीपीसीएस प्री 2021 में भी आया हुआ, लो खेल देख रहे हो, दो दो बार पूछ लिया, नहीं इतना टफ क्वेश्चन था क्या ये, कि 2016 में पूछा है फिर मजे लेकर इन्होंने 2021 में भी पूछ लिया, यानी रिसेंट क्वेश्चन पूछा है अभी तो। अरे सब इंटरडिपेंडेंट है यार, कैसी बातें कर रहे हो, है कि नहीं। क्वेश्चन देख लो यार। In the grassland, trees do not replace the grasses as a part of an ecological succession because, क्यों नहीं वो कर सकती, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। क्या क्वेश्चन पूछा है 2013 में, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, आईएएस का क्वेश्चन है यार, बताओ क्या है क्वेश्चन, देख लो क्वेश्चन पढ़ लो, कि इन अ ग्रास लैंड, कोई ग्रास लैंड है, ठीक है, ट्रीज डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस, ट्रीज जो है, ठीक है, डू नॉट रिप्लेस ग्रासेस एज अ पार्ट ऑफ एन इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्यों ट्रीज ग्रासेस को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से नहीं कर पाते हैं रिप्लेस, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट, ना न्यूट्रिएंट्स है ना लिमिटेड सनलाइट है, इसकी वजह से वो लोग नहीं कर पाते। बाकी इनसे फंगाई का कोई रोल नहीं होता, वाटर लिमिटेशन, वाटर लिमिट और फायर का भी कोई रोल नहीं होता वहाँ पे इस सिचुएशन में। और कोई नन ऑफ द अबव तो बनेगा नहीं, क्योंकि लिमिटिंग लाइट वगैरह, यानी उनको न्यूट्रिएंट्स और लाइट अगर कम मिलती है तो जाहिर सी बात है कि सक्सेशन वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो सर्वाइव नहीं करेगा जो, वो सक्सेशन क्या करेगा। सक्सेशन का मतलब तो समझते ही होगे, कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, ग्रेजुअल प्रोसेस है बाय विच जो है इकोसिस्टम चेंजेस, जिसके अंदर, जिससे क्या होता है, इकोसिस्टम चेंज होता है एंड डेवलप ओवर टाइम। इन अ ग्रास लैंड, ट्रीज हैव ऑलरेडी बीन क्लियर्ड अवे ड्यू टू द फायर, फायर वगैरह वजह से ग्रासेस वगैरह वैसे भी क्लियर होते रहते हैं इन द पास्ट, which also change the ground composition. Without the tree to hold them, water wash away most of the soil underlying ground because of the pioneer population, मैंने pioneer population भी बताया है, which then replaced by the grasses. The grasses, however, absorb most of the water before it reach to the roots and subs. Thus, ecological succession does not occur beyond the grass. इसलिए वहां पे, क्योंकि जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है वहां पे, मतलब उनको इतना न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट इतना प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंच मिल पाता है कि वो ट्री में कन्वर्ट हो जाए, उनको ट्री सक्सेशन कर ले, यानी ग्रास से ट्री, अगर उनको सही से सही मात्रा में, जैसे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मैंने बताया कि अगर वहां पे जैसे बारिश होती है, अगर उस तरह से बारिश वारिश मिलने लग जाए तो जाहिर सी बात है वहां ग्रास नहीं रहेंगे, ट्रीज हो जाएंगे, है ना। लेकिन जहाँ पे इतना न्यूट्रिशन नहीं, इतना सनलाइट और इतना क्या नाम है वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो वहां पे क्या ग्रासलैंड बनेंगे, ये तो आप लोगों ने कौन से पढ़ाई हुआ है, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा। तो ये सवाना वगैरह तो इसके लिए ये बोला है। अच्छा, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो ये एक होता है एक पॉइनियर स्पेसी, अच्छा मैंने आप लोगों को कुछ टर्म्स बताए थे इकोलॉजिकल सक्सेशन में, देखें याद है आपको, मैंने एक पॉइनियर स्पेसी बताया था, पहले न्यूडेशन बताया था, न्यूडेशन मतलब एकदम शुरुआत से एकदम हो रहा है, नहीं पहला प्रोसेस क्या बताया था, न्यूडेशन बताया था ना, कि एकदम कुछ नहीं है, बेयर लैंड है, नया नंगा लैंड पड़ा हुआ है, न्यूडेशन बताया था, हैं। हाँ, प्राइमरी सक्सेशन में बेयर बेयर लैंड है कुछ भी, तो वहाँ न्यूडेशन होता है ना, एकदम बेयर लैंड है, मैंने बोला था नंगा लैंड है, कुछ नहीं है वहाँ पे एकदम है, सॉइल भी फॉर्म हो रही है, होता है ना। फिर उसके बाद में फिर वहां पे अगर कोई माइग्रेशन हो गया, मतलब कोई आ जाता है, कोई स्पेसी आ गई, माइग्रेशन हो गया या इन्वेजन हो गया, इन्वेजन मतलब कोई स्पेसी बाहर से आ गई या माइग्रेशन करके आ गई किसी भी तरह से, तो फिर वो डोमिनेट करने लग जाए, अगर वो सरवाइव कर जाए, डोमिनेट करने लग जाए, तो फिर वो क्या बन जाती है धीरे धीरे, वो एक मतलब पॉइनियर स्पेस, जो सबसे पहले डेवलप होती है उसको पॉइनियर स्पेसी कहते हैं। सबसे पहला जो एकदम लीचेंस मोजेस वगैरह टाइप के एल्गीज वगैरह होते हैं, तो वो पॉइनियर स्पेसी होती है। फिर जो एकदम स्टेब्लिश कर लेती है अपने आप को पूरा, मतलब एक होता है वो जो प्रोसेस होता है उसको सक्सेशन को उसको बोलते हैं सेरे, SCRE सेरे, ये सक्सेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में सेरे करते हुए अगर कोई अपने आप को क्लाइमैक्स पे पहुंचा देती है, किस पे पहुंचा देती है, क्लाइमैक्स मतलब एकदम सबसे वहां पे स्टेब्लिश हो जाती है, तो उसको क्लाइमैक्स स्पेसी बोलते हैं। ये बताया है कि नहीं बताया है। तो ये हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ते हुए बात की थी, तो इसी के ऊपर अब सक्सेशन के क्वेश्चंस हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक सक्सेशन का एक क्वेश्चन है। दूसरा ये है इकोलॉजिकल ट्रांजिशन।
ये फर्स्ट किसने यूज किया था? देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा, ये यूपी पीसीएस वगैरह ही पूछता है। सबसे पहले किसने यूज किया था इसको? इसको वैसे तो मैं बता दे रहा हूँ, इसको जो है बेनेट ने यूज किया था। ठीक है, एफ बेनेट। इकोलॉजिकल सक्सेशन को जॉन डब्ल्यू बेनेट इसने यूज किया था। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन वर्ड है, फर्स्ट यूज किया था। ठीक है, लेकिन ये यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं है, तो डोंट वरी। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द जॉन डब्ल्यू बेनेट। उसने अपनी बुक लिखी थी द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, जिसमें कल्चरल, एंथ्रोपोजेनिक, ह्यूमन एडॉप्टेशन वगैरह के, मतलब एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन कैसे होगा, कैसे चेंज होगा, उसके बारे में उसने बात की थी। तो वो है, तो ये क्वेश्चन आ गया था, मतलब जैसे अब ये यूपी पीसीएस वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि किसने कहा था सबसे पहले इकोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है ट्रांजिशन वर्ड किसने यूज किया, तो उसमें आ जाएगा कि जे डब्ल्यू बेनेट ने यूज किया था। उसकी किताब थी द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी and human adaptation. Ecological transition means the development of an anthropocentric orientation toward the natural world and emerged with the Western Renaissance, but has since characterized every civilization and nation. इस तरह से उसने बात की थी इसमें इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की, इसने वर्ड यूज किया था कि एक ट्रांजिशन करना है, नेचुरल की तरफ जाना है। इकोलॉजिकली स्पीकिंग द ट्रांजिशन इज एक्सप्रेस इन द ग्रोइंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ द नेचर इनटू कल्चर, यानी नेचर को कल्चर का पार्ट बना दो, ये उसका ट्रांजिशन का मेन वो होता है कि लोकल ग्रुप को, मतलब वो बताए जैसे कि आप नेचर के साथ हारमनी में रहें, ट्रांजिशन करें, नेचुरल आपका कंसर्न नेचर भी होना चाहिए, ये एक ट्रांजिशन लेकर आए, ये इसने बात करी है। ठीक है, अच्छा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कुछ है नहीं इसमें, बस एक इकोलॉजिकल ट्रांजिशन की डेफिनेशन देनी है। वैसे डेफिनेशन पूछा भी नहीं है उसने, उसने तो सिर्फ ये पूछा हुआ है कि फर्स्ट किसने प्रपोज किया था। बट आप लोग कर सकते हैं कि मतलब ये पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है प्रपोज किया था तो इसका डेफिनेशन भी पढ़ लो, तो डेफिनेशन ऐसे पढ़ लीजिएगा, कर लेंगे। हैं? इसमें एक वर्ड बस याद रखिएगा इकोलॉजिकल ट्रांजिशन के लिए कि नेचर को इनकॉर्पोरेशन करना है विद कल्चर। ठीक है ना, लोकल लेवल पे नेचर को कल्चर से जोड़ दीजिए तो ये हो गया इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। इसका मतलब इन्होंने जो कहा है वो यही कहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया था, वो भी आ गया। क्या है क्वेश्चन? द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया। बहुत आसान है ना। ना, इंटायर सीक्वेंस, सीक्वेंस की बात कर रहा है वो पूरे सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सीक्वेंस की। जो सीक्वेंस होता है ना उसको क्या बोलते हैं? सेरे। ठीक है, इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया। देखो ये पूरा जो फिनोमिना होता है उसको सक्सेशन बोलते हैं, जो सीक्वेंस होता है, जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, सीक्वेंस को सेरे बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे सेरे इज द आंसर। इकोलॉजिकल सक्सेशन लोग समझ लेंगे, लेकिन वो सीक्वेंस नहीं है, वो पूरा फिनोमिना है। फिनोमेना का ये, और सिरे एक पार्ट है जिसको सीक्वेंस वाला जो पार्ट है उसको सेरे बोला जाता है। ये याद रखिएगा, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा ये देखिए, ये क्वेश्चन भी देखें, मेंस में 2016 में आया हुआ है। इसमें इसका यार सीक्वेंस बता दो यार, ये तो मुझे सही लगेगा। बताओ जरा, बहुत आसान है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? ये तो तुम लोग बता ही लोगे। कुछ पता हो ना पता हो, लेकिन इतना तो पता है कि सबसे पहले क्या आता है और सबसे लास्ट में क्या आएगा। हैं? अगर सक्सेशन होना है तो सबसे पहले क्या आएगा तो पता है ना। लास्ट स्टेबलाइजेशन आएगा, तो स्टेबलाइजेशन तीनों में है तो वहां से तो आप पकड़ नहीं सकते। ठीक है, लेकिन फर्स्ट से तो पकड़ सकते हो ना कि सबसे पहले क्या आएगा। न्यूडेशन या बैरनलैंड आएगा सबसे पहले, तो इसको क्या कहेंगे? न्यूडेशन कहेंगे। ए इज द आंसर हो जाएगा। देखो यही दे रखा होगा, है कि नहीं है? या किसी और को कुछ और लग रहा है? ये आ रहा है ना, यही तो है। ठीक है ना? बाकी चीजें करने की चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन देखो यहाँ पे सीक्वेंस भी दे रखा है कि देखिए सबसे पहले न्यूडेशन होगा, माइग्रेशन मतलब कुछ इन्वेजन या माइग्रेशन से बाहर से कुछ स्पेसी आ गए। ठीक है, उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए, मतलब वहां से उन लोगों ने अपने आप को स्टेब्लिश करनी शुरू किया। ठीक है, जैसे एक होता है
इसेसिस में क्या है, इनिशियल स्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट कम्युनिटी। ये इसमें प्लांट कम्युनिटी अपने आप को सॉइल स्ट्रक्चर में मतलब इस्टेब्लिश कर रही है धीरे धीरे। तो जो इनिशियल स्टेब्लिशमेंट होता है उसको इसेसिस बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, यानी इन्वेजन हुआ, फिर वहां पे वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने लगी, तो इसेसिस बोलेंगे उसको। उसके बाद क्या किया, फिर वहां पे हो सकता है कुछ लोग रिएक्ट करें, जो जो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं उसका रिएक्शन है, अब वो बर्दाश्त ना कर पाए क्लाइमेट को, तो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, खत्म भी हो सकते हैं। अगर अपने उसका रिएक्शन पॉजिटिव रहता है तो फिर वो वहां पे सर्वाइव भी कर सकते हैं, और धीरे-धीरे अपने आप को क्या नाम है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर सकते हैं, और फाइनली स्टेबलाइज़ हो जाते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन जाते हैं। ये तो होता है। हाँ भाई। 18th क्वेश्चन देखें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म रेंजिंग फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर? कौन सा बताओ क्या है? पॉपुलेशन के बाद सीधे इकोसिस्टम आएगा, गलत। लैंडस्केप कम्युनिटी नहीं। क्या रहेगा भाई? सबसे पहले क्या आएगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद क्या आएगा? हैं? सी आ जाएगा। कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम वगैरह होता है जिसको लैंडस्केप भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये है आपका पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, है ना। 19th क्वेश्चन देखें जरा आप। ये यार क्वेश्चन तो कर ही लेना, इसमें यार मुझे दुखी मत करना, यूपी का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन यार होगा, कर लो यार। चलो बताओ सब लोग, क्या आंसर होगा? ये सब हाई लेवल के क्वेश्चन है, आप जो धाए धाए कर रहे हो। ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है आपको? ज़्यादा टफ है भी नहीं, लेकिन हाई लेवल के हैं, इससे हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछे। बोलो यार, पहला वाला सही है ना, कि द प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉप लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्ट, सही बात है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, जाहिर सी बात है, जो पहले हार्बीवोरस होते हैं वो भी तो हेटरोट्रॉप्स ही हैं, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, तो आंसर सी है, दोनों सही है। 20th क्वेश्चन देखें आप, ये क्वेश्चन तो आया हुआ है, ये तो यूपीएससी में पूछा हुआ है, ये तो तुम बता ही दो यार। 2021 में इन्होंने पूछा हुआ है, इससे पहले क्या यूपीएससी ने नहीं पूछा है? सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रोडक्टिविटी वाला, याद है, मैंने डिस्कस भी किया था इसको। बताइए भाई। रिदा पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, क्या है रिदा? क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही है? ऊपर से तबीयत खराब? अच्छा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस? यार पार्टिसिपेट क्या करो, क्वेश्चन में पार्टिसिपेट क्या करो, फिर नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा ना। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपके शंकर आईएएस में सारी बातें नहीं दे रखी हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये पता चले आप शंकर आईएएस के भरोसे बैठे हुए हो, इसीलिए मैं इसको इंटीग्रेट किया है, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ कि शंकर आईएएस में सब कुछ नहीं, इसी तरह लक्ष्मीकांत में भी सब कुछ नहीं है। देखो मैं लक्ष्मीकांत में जो नहीं है वो मैं अपनी स्लाइड से ऐड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? इसी तरह से या क्वेश्चन से ऐड कर रहा हूँ, इसी तरह से जो किताब जो यहाँ नहीं है वहाँ इससे बुक से ऐड कर रहा हूँ, या अपनी तरफ से ऐड करूंगा, या नेट से ऐड कराऊंगा, मतलब करंट अफेयर्स आप लोगों से। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ यूपीएससी की प्रिपरेशन का मतलब कोई एक किताब नहीं होती है कि ये किताब उठाया पढ़ लिया बस हो गया। ओवरऑल देखना पड़ता है, और उसका वो कहाँ से पता चलेगा हमें कि क्या में क्या क्या देखना है, वो क्वेश्चन से ही पता चलेगा, तो इसलिए बहुत टारगेटेड पढ़ना है। तो क्वेश्चन जब मैं कराऊँ तो बहुत ध्यान दिया करो सभी लोग, क्योंकि ये आगे लाइफ में काम आएगा, बाद में करना ही क्वेश्चन सॉल्व है, तो अभी कर लो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी? ये तो बता ही दो यार, कौन सा आंसर है? नहीं नहीं, इसका उल्टा था वो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी था, ये डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी है। 2021 में आया था, आया है यूपी में। डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सी। मैंग्रोव सबसे ज्यादा, फिर ग्रासलैंड, फिर लैग, फिर ठीक है बिल्कुल, ओशियन का सबसे कम था, हमने पढ़ा था ना। हाँ तो ये है कि देखिए, जबकि 75% सरफेस एरिया है उसके पास, लेकिन ओनली ओनली 55 बिलियन टन जो है उसकी प्रोडक्टिविटी, ओशियन की पर प्रोडक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, ठीक है। तो ये हमारा भाई हाई लेवल क्वेश्चन हो गए सारे इकोसिस्टम के। इतने ही क्वेश्चन यूपी में, झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, लगभग सारे पीसीएस में, और लगभग यूपीएससी के अंदर इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं हमने। हाई लेवल लो लेवल जो भी क्वेश्चन इकोलॉजी इन्वायरमेंट से पूछे हुए हमने कर लिए हैं।
ठीक है, अभी इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है आपको, यानी एक संक्राइज पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, तो आपका ये काम हो गया। ठीक है ना भाई? मतलब इकोलॉजी इन्वायरमेंट में बस यही पूछ लेगा, अगर इतना भी आपको कॉन्सेप्ट टाइट है तो बस हो गया काम। ठीक है, क्लियर? तो इसको बस ये है कि बार बार करो, रिवाइज करो, ताकि इकोलॉजिकल सक्सेशन नीच वगैरह में ही कंफ्यूज ना हो जाओ। इसके बाद देखें, ये जो है इसके बाद इसने दे रखा है ये अ, इसमें हमारे जो काम के चैप्टर्स हैं, देखिए अभी हमने इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ा, तो उसके हमने क्वेश्चन भी कर डाले, और हमें बहुत खुशी है कि आप लोगों ने उसके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए, जो एडिशनल कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अभी हमने बायोडाइवर्सिटी पढ़ाई नहीं है, तो टेंशन ही नहीं लेना है। इकोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कुछ बातें हमने देखी हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन हमने नहीं किए हैं जानबूझ के, क्योंकि उसमें ना करंट भी टॉपिक आ जाता है, इसलिए मैंने अभी नहीं किए हैं। ओके, इसके बाद में हमारा जो है आपका जो हमने पढ़ लिया है वो क्या पढ़ लिया है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ये पढ़ लिया हमने। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी 8 चैप्टर है। ठीक है, इसको ये रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि कोल वगैरह होते हैं वो कन्वेंशनल कहे जाते हैं, और नॉन कन्वेंशनल जो हमने पढ़ा है, नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, जो अभी आप पढ़ रहे थे, जो आपका लास्ट चैप्टर था। क्लियर है? इससे पहले ये अभी देखो करंट, अभी अभी इस साल वाला नहीं आया है, ये एक्चुअल में ये नेट पे भी मिल जाएगा और जगह पे, लेकिन 2023 वाला आई थिंक आ गया है या नहीं आया है, ये 2022 वाला है। इसमें पूरी पूर्ण अवलोकन तो आपने देखा ही होगा, इसका हेडिंग ये दृष्टि का आता है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अंदर यूपी वगैरह के भी क्वेश्चन होते हैं। एक फायदा इसका ये है, बाकी मतलब यूपीएससी के साथ साथ यूपी के भी होते हैं इसमें, तो ये ठीक रहता है। और इसका हार्ड कॉपी चाहे ले लीजिएगा आप करने के लिए फ्यूचर में। तो हाँ, हर सब्जेक्ट का इसका अलग-अलग आता है। ये बड़ा महँगा पड़ जाता है लोगों को, क्योंकि हर सब्जेक्ट का अलग-अलग आता है। इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ सारे सब्जेक्ट का भेजा हुआ है। अभी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका भेजा हुआ है। वैसे सारे सब्जेक्ट के हैं मेरे पास। मैंने आपको एनवायरनमेंट और पॉलिटी का भेज रखा है, इसको देखिएगा, ग्रुप में है। नहीं, जब क्वेश्चन सॉल्व करके, हाँ, ये है कि मैं जब करवा रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन जब आप खुद से करोगे ना, तो अगर हार्ड कॉपी रहेगा तो मज़ा आएगा आपको, है ना? तो हार्ड कॉपी मिल जाएगा आपको, आप नेट पे भी ले सकते हो, और सस्ता बंदा लेना है, 300 रुपये में लेना है, तो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर कहीं भी मिल जाएगा, या किसी सस्ता बंदा बुक वाला भी मंगवा देगा। ये हर जगह मिल जाती है, कोई ऐसा नहीं है। घटना चक्र की है ना, तो लगभग लगभग जगहों पे मिल जाती है। हाँ, तो एक अच्छा ये वाला हो गया, तो दो हमें अभी करने हैं। एक तो ये नॉन कन्वेंशन जो हम पढ़ चुके हैं, और एक पॉल्यूशन, ये वाले दोनों करने हैं। अब आप इसको घर से भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आसान आसान क्वेश्चन है, देखो शुरू में तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर जब जो हाई लेवल के क्वेश्चन थोड़े से टफ हो जाते हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके देखेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। आपको पेज नंबर 180 पे था, कहाँ था, 180 पे था। 180 था ना? गुड। देखो यार, अल्लाह पाक ठीक ठाक ध्यान दिया रखा अल्लाह पाक ने, एक बार नजर पड़ जाए तो याद हो जाता है। नॉन अल्हम्दुलिल्लाह नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का एक कहानी है, कहानी की जरूरत नहीं है आपको, मतलब देख लीजिएगा, कोई नहीं। ग्रीन फ्यूल वगैरह ये सब हम बात कर चुके हैं। मेनली क्वेश्चंस पे आप आएंगे तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन देखें, एमपीपीसीएस में आया हुआ है 2016 में। क्या क्वेश्चन है, क्या इसको कर पाओगे? पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं, कर लोगे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? क्या टफ है ये? अरे बताओ यार, टफ है? ये क्वेश्चन गलत है यार, क्वेश्चन ही गलत है। कोल रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। कह रहा है नॉट तो नहीं बोला है ना, नहीं तो न्यूक्लियर एनर्जी रिन्यूएबल है, सो पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल है, और सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है। तो आप आंसर तो डी लगाएंगे, सोलर मेनली, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियर को भी नॉन रिन्यूएबल में उसमें, हाँ, फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, तो रिन्यूएबल में नहीं रखा जाएगा। मेन जो रखा जाएगा वो किसको रखा जाएगा? रिन्यूएबल में जो रखा जाएगा वो सोलर को रखा जाएगा, ठीक है, रिन्यूएबल में। तो सोलर इज द आंसर। बाकी अगर ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल पूछता तो फिर डिफरेंट हो जाता आंसर। चलो, तो ये यहाँ पे तो बहुत आसान है। आपको सोलर एनर्जी सबसे पहले आप देखोगे, आपने अभी अभी कुछ दिन पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है क्या?
आप लोगों ने इतना सोलर कंटेंट वंटेंट लिखा था, तो इतना नहीं बता पाओगे कि सोलर जो है वो क्या नाम है, रिन्यूएबल एनर्जी है? नहीं बता पाओगे? देखो ऐसे ही तो लोग नहीं बता पाते। बीपीएससी 40, बीपीएससी 1995 में पूछा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ द अल्टरनेट एनर्जी? अब इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा, मतलब लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, क्या पूछ रहा है, कौन है बता दो तुम लोग। अब यार ये बात कहना कि सन के अलावा भी कोई इतना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है? हैं? सारे एनर्जी का सोर्स सोलर आ रहा है यहाँ पे, तो सोलर ही रहेगा और क्या रहेगा, फालतू की बात है। फिर देखें, फिर बीपीएससी। अच्छा, ये बीपीएससी वालों को सूरज से पता नहीं क्या प्यार है, हर बार वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सोलर एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है, लो। ये मतलब 1995 में जो है थोड़ा सा तो फिर भी अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और 1995 में देखो, मतलब 2000 में तो 44वां बीपीएससी वालों ने, बिहार पीसीएस वालों ने, देख रहे हो नदीम, देख रहे हो विनोद, नदीम, मतलब देख लो नदीम, बीपीएससी का है ना, वो बोल इसलिए नहीं रहा कि बिहार का है वो। देख रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसको शर्म आ गई होगी। क्या देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के मेरी बेइज्जती करा रहे हो। मतलब 1995 वालों से तो कम से कम चलो ठीक है, स्टोर हाउस पूछ लिया, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है सोलर एनर्जी कहाँ से निकलेगी, मतलब सन से। मैं तो कह रहा हूँ भैया विंड से निकलेगी सोलर एनर्जी, लो। हद हो गई यार, मतलब ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने वाला? अच्छा, इसको भी कोई गलत करके आया होगा कि नहीं, कि सोलर एनर्जी ओशियन से निकल रही है, सोलर एनर्जी मतलब सूरज की जो एनर्जी है वो ओशियन से निकल रही है, ऐसा भी कोई लिख के आएगा क्या? आसान है। तो थर्ड क्वेश्चन बड़ा आसान है ना। अच्छा, संजीता भी तो बिहार से है। देख रही हो बिहार, देख रही हो संजीता, बीपीएससी वाले कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। संजीता भी नहीं है क्या? हैं? अब तुम देखो, थर्ड क्वेश्चन देख रही हो तुम, बेइज्जती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बीपीएससी वाले? अब मैं इसीलिए कहता हूं कि क्या नाम है, मैं जो है ना, पीसीएस वालों से मुझे गुस्सा क्यों आता है कि ऐसे ही इनको क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं यार। ढंकारे कम से कम ऐसे क्वेश्चन तो ना पूछो यार, कि सूरज की रोशनी किससे निकलेगी, चांद से। हद हो गई। हाँ हाँ, ठीक है ना, ये तो आसान सा है। फिर देखो, कन्वेंशनल, अब चलो ये झारखंड वालों को, और भी देखो, बिहार से टूट के झारखंड गया ना, तो इनको क्वेश्चन नहीं बनाना नहीं आया। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अरे भैया जो कन्वेंशनल है, जो ट्रेडिशनली हम यूज कर रहे हैं। अनॉन कन्वेंशनल मतलब जो वैसे नॉर्मली यूज नहीं करते। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में इन्होंने दे दिया विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोल एनर्जी एंड क्या नाम है आपका, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, कौन सा है? तो देखो भाई, नॉन कन्वेंशनल है सोलर, नॉन कन्वेंशनल है न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल है क्या नाम है, ये क्या नाम है आपका, विंड एनर्जी। कन्वेंशनल है कोल एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एटॉमिक एनर्जी, ये सब जो होता है, ये सब जो है क्या क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाँ, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, पेट्रोलियम, ये सब हो गया किसमें, जितना भी मतलब ये है जो फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, जो जमीन से निकल के आ रहा है, जो वो कन्वेंशनल सोर्स है जिसे हम यूज करते आ रहे हैं। जो विंड हो गया, जो सोलर हो गया, जो हाइड्रो हो गया, जो इस तरह की चीजें हैं, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, दो, इन्होंने दे दिया विंड और सोलर। अब ये दो तो इन्होंने दे दिए नॉन कन्वेंशनल, ठीक है ना। और दो दे दिए कोल और न्यूक्लियर एनर्जी, ये दे दिया इन्होंने कन्वेंशनल। अब बंदा लगाए क्या आंसर में, देख रहे हो। एक क्वेश्चन बनाने में भी इतनी दिक्कत, वो भी मेंस का बनाया है। फिर इन्होंने कह दिया कि जीरो, भैया इसमें मार्क्स टू ऑल, सबको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। क्लियर? अब ये बताइए, अमंग द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज विच वन इज यूज मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिक फॉर्म? ऑर्गेनिक फॉर्म में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? फोटोसिंथेसिस तो टाइडल एनर्जी से होता है, नहीं? क्या कहते हो? हैं?
क्या कह रहा है? अमंग द फॉलोइंग एनर्जीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम इन ऑर्गेनिक फॉर्म, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिक जो फॉर्म है, यानी प्लांट पौधे वौधे ये जितने भी हैं, ये सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी लेते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं, मीडियम खा लेते हैं, जियोथर्मल एनर्जी या टाइडल एनर्जी? अरे यार, मतलब वही सोलर एनर्जी के पीछे पड़े हुए हैं लोग, है कि नहीं? अब यूसुफ नहीं दे पाएगा इसका आंसर, तो क्या नाम है, वो नदीम देगा। गुड। इतना आसान क्वेश्चन पूछेंगे तो यूसुफ दे ही देगा आंसर। उसको भी बीपीएससी में बिठा दो। किसने पूछा है? यूपी वालों ने पूछा है। लो, यूपी वालों ने पूछा हुआ है, बिठा दो। 2004 में पूछा था। ठीक है। जो भाई जो फोटोसिंथेसिस है वो सब तो सोलर की वजह से ही होगा ना, और किसकी वजह से हो सकता है? ऑर्गेनिक में और कौन देगा काम, है भाई? पेट्रोल से तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स इज मोस्ट इको फ्रेंडली? कौन सा इको फ्रेंडली है भाई सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली कौन सा है? 2015 में पूछा हुआ है, फिर उनको 2006 में पूछा था मेंस में। उनको लगा यार ये लोग तो बता ही नहीं पाए 6 वाले, तो चलो 15 में ही पूछ लेते हैं। मतलब 10 साल 15 साल बाद भी इनको हो जाता है, लो फिर वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज नॉट इज द मोस्ट इको फ्रेंडली? कौन सा मोस्ट इको फ्रेंडली है भाई? ठीक है। अब इससे आसान आसान क्वेश्चन है, तो सुनो सुनो, हाँ बिल्कुल सही। तो ऐसा है भाई कि ये वाले क्वेश्चन जो जितने भी है ना, ये तो मैंने बस ऐसे दिखा दिए कि ऐसे क्वेश्चन है। ऐसा करिएगा कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है मैंने दिखाया इसको, विच ऑफ द नॉट नॉट द फॉसिल फ्यूल। अच्छा, ये बचपन में क्वेश्चन आया एमपीपीसीएस में, देखो पूछा हुआ है। ये बताओ यूसुफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है? पिटोगे तुम इतना ना, नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल नहीं है। यूरेनियम फॉसिल फ्यूल है क्या? किस फॉसिल से बनता है जरा बताओ मुझे यूरेनियम। अच्छा, यूरेनियम बोला है क्या? मुझे तो नेचुरल गैस सुनाई दिया। यूरेनियम जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है ना, बाकी सब फॉसिल फ्यूल है। अच्छा ठीक है। तो ये जो है अब फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया। देखो, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसिल फ्यूल इज, अच्छा नहीं, दूसरा क्वेश्चन है। अल्टीमेट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसिल फ्यूल इज, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि किसमें है, स्टोर्ड इन द फॉसिल फ्यूल, ये वाला question, ठीक है, बताओ क्या क्या आंसर होगा? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉसिल फ्यूल इज, इसका बताओ। ये क्वेश्चन पहले समझ के बताओ, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, तब बता पाओगे। एक्चुअल में ये है कि फॉसल फ्यूल में जो एनर्जी स्टोर हुई है वो एनर्जी किसकी है? अर्थ की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, मून की है, या सी की है? तो थोड़ा सोच के बताना पड़ेगा इसको। बताओ जरा। अच्छा। और है सन। क्यों सन की है, पता है? बिल्कुल। फॉसिल फ्यूल जो होता है वो डिड में से बनता है, लेकिन जो मतलब स्टोर होता है फ्यूल, वो किसकी वजह से होता है? उसका टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है ना? तो टेम्परेचर और प्रेशर जब रहेगा अर्थ पे तो उसकी वजह से होगा, लेकिन अल्टीमेट सोर्स जो है इन सारे एनर्जी का वो सन ही है। तो इसलिए थोड़ा सा उसने मतलब क्वेश्चन से आउट ऑफ मतलब लिंक करने के लिए सोचा हुआ है कि लिंक करके तब आदमी बताए। बाकी अर्थ वर्थ की एनर्जी नहीं होती, मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। फिर एक क्वेश्चन और पूछ लिया, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी डू नॉट क्रिएट इन्वायरमेंटल इशू? कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंटल इशू क्रिएट नहीं करता है? तो बहुत आसान है ये भी। देखो, ये सारे न्यूक्लियर में अक्सर इन्होंने सोलर वोलर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और ये क्वेश्चन आई थिंक, ओह माय गॉड, ये देखो कितनी बार पूछा हुआ है। यूपीपीसीएल 2017 में, यूपीपीसीएल सोअर के अंदर 2015 में, यूपीपीसीएल लोअर सब डिवीजन क्लब में 2013 में, फिर यूडीए एलडीए में 2000 स्पेशल में 2010 में। अरे अल्लाह, इतना टफ क्वेश्चन था यार ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल
क्रिएटेड द लीस्ट पॉल्यूशन, सबसे कम पॉल्यूशन कौन क्रिएट करता है? ये इतना टफ क्वेश्चन है। आप लोग आज ही डेली न्यूज़ में सुनते हो कि यार डीज़ल पॉल्यूशन करेगा, कोल कोल करेगा ही, केरोसिन करेगा ही। आप सोचते हो हाइड्रोजन फ्यूल और रॉकेट वगैरह में यूज़ होता है हाइड्रोजन फ्यूल, जो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और पॉल्यूशन कम करता है। सबको पता है ये आजकल बात ही हो रही है कि हाइड्रोजन फ्यूल से बहुत ज़्यादा मतलब सेफ है, बहुत ज़्यादा वो डेंजर बहुत है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कम एनवायरनमेंट बिनाइन रहेगा, अच्छा रहेगा ये वो। हाइड्रोजन फ्यूल की इतनी सारी बातें होती हैं, और आप इतना टफ क्वेश्चन हो गया कि मतलब इसको इतनी साल तक पूछा है। वाह भाई! अरे ना पता हो तो कोल और केरोसिन और क्या नाम है, डीजल तो सबको पता है कि पॉल्यूशन करेंगे सबसे ज्यादा, है कि नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन देखो, ये आप लोगों का होमवर्क है कि इसके सारे क्वेश्चन आप लोग कर डालेंगे एनर्जी वाला। फिर हम लोग पॉल्यूशन वाला बाद में करेंगे, एनर्जी वाले सारे कर डालेंगे। जहां पे कोई दिक्कत होगी, देखो इंटरनेशनल सोलर लाइन्स का हेडक्वार्टर पूछ लिया है, कहाँ पे पूछा है? मैं ऐसे ऐसे बढ़ा के कर रहा हूँ, देखो पूछा है कहाँ पे है भाई। 2017 में पूछा हुआ है, 2015 में बना है, 2017 में पूछा। न्यू अरे क्या बात कर रहे हो, गुड़गांव पढ़ा था तुमने, न्यू दिल्ली पहुंच गया कब से शिफ्ट? गुड़गांव, अरे तुम्ही लोगों ने तो बताया था इंटरनेशनल ट्रेड लाइन का ऐसे ही देखो, जानते हुए बच्चे अच्छा ये देखो, ये ऐसा होता है जल्दबाजी में, जानते हुए आदमी गलत कर देता है, सोचता है यार बगल में ही तो है गुड़गांव, और क्या नाम है, नई दिल्ली तो बगल में ही है, चलो मान लेते हैं। लेकिन ऐसा माना नहीं जा सकता, ठीक है, वो हरियाणा में है, ये न्यू दिल्ली अलग है, और सेंटर न्यू दिल्ली नहीं है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन में नहीं आना है, और इसीलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी आ जाए। ठीक है, एनसीआर में है, लेकिन न्यू दिल्ली नहीं है बेटा वो। ठीक है, न्यू दिल्ली इज समथिंग डिफरेंट, और क्या नाम है, एनसीआर इज समथिंग डिफरेंट। तो जो है ये गलत है, ये क्या नाम है, इन्होंने बोल दिया है, लेकिन दिस इज रॉन्ग ये। अच्छा सबमिट पूछा है क्या? अरे यार नहीं, सही वो बोला है उसने, सबमिट ये नहीं पूछा है, उसका हेडक्वार्टर नहीं पूछा। हेडक्वार्टर गुड़गांव है, सबमिट तो न्यूयॉर्क न्यू दिल्ली में हुआ था, वो तो पता ही है। तो सबमिट इसने पूछा हुआ है, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा वन, जो सबमिट हुई थी, मतलब तो ये जो है फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सबमिट न्यू दिल्ली में हुई थी, नरेंद्र मोदी। हाँ, हाँ, 2000 वो तो ठीक है, ये ऐसे नहीं, लेकिन मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मुझे लगा हेडक्वार्टर पूछा हुआ है, मैंने पढ़ा नहीं। तो हेडक्वार्टर अगर पूछा हुआ है तो क्या होगा, गुरुग्राम, ठीक है? तो अब यहाँ पे नन ऑफ द अबव क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, हेडक्वार्टर। लेकिन इसने सबमिट पूछा हुआ है, देखो मिसरीडिंग भी हम लोग कर देते हैं इसी तरह जल्दी में, मैंने देखा नहीं था। चलो, तो फर्स्ट सबमिट न्यू दिल्ली, लेकिन जो है हेडक्वार्टर गुरुग्राम, ठीक है? अच्छा हाँ, ये भी ध्यान रखा करो, इसमें एक और चीज समझ में आए कि आंसर देख के नहीं बोलना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बदल भी सकता हूँ। चलो अभी अब अच्छा, अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द सेक्रेटरीट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस लोकेटेड इन प्रेजेंट? अब बताओ। 25। अब तो बता ही दोगे ना? हाँ बस 1 मिनट छोड़ दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन 25 कर लो जरा, उसके बाद घर पे करना। अब सही है ना, अब तो आ गया, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया मतलब इन्होंने, है ना, कौन से ईयर में? अच्छा यूपी पीसीएस ने पूछा 2019 में, लो। ठीक है भाई, चलिए तो आप लोग ऐसा करेंगे कि इतना काफी